दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक फिफ्थ वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन को। इसके पहले मैंने आपसे सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये सारे टॉपिक मैंने आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। बात करें अगर इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक तो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, दूसरा हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ज्योमेट्रिक मीन की। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ज्योमेट्रिक मीन के एप्लीकेशन को। अब देखिए, अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा मीन होता है, ठीक है, तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास में होते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और इसके बाद एक होता है मोड। तो अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन के अंडर में हम पढ़ते हैं एक तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, और इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन और साथ में वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये दो टॉपिक कवर करते हैं। मैंने आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन पूरा पढ़ा दिया है, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन की बात भी कर ली थी कि कब आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना है, कौन सी सिचुएशन में आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन को। एक तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे, दूसरा इसका एप्लीकेशन भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक मीन की, और इसी के साथ हमारा मीन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, आपने ये समझ लिया कि वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको कब अप्लाई करना होता है, सिंपल कब अप्लाई करना होता है। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हमें ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी गई है 100 रुपए की, 2014 में, यानी कि 2014 में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट डाली गई, और ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है एनुअली। ठीक है, हर साल ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10%, 15% एंड 20%। तो मतलब 2014 में आपको मिलेगा कितना, 10% का रिटर्न, 2015 में आपको मिलेगा 15% का रिटर्न, और इसके बाद 2016 में आपको मिलेगा 20% का रिटर्न। अब यहाँ पर क्या है, 2014 के स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्टमेंट डाली है तो 2014 के एंड तक, या फिर मैं कह सकता हूँ 2015 के स्टार्टिंग में, ठीक है, 2014 के स्टार्टिंग में आपने जब इन्वेस्टमेंट डाली 100 रुपए की, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी 2014 के एंड में या फिर 2015 के 2015 के स्टार्टिंग में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पे आपका 10% का रिटर्न अगर लगेगा तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 110 रुपए। इसके बाद 2015 के स्टार्टिंग से लेकर के 2015 के एंडिंग या फिर 2016 के स्टार्टिंग में, 2016 के स्टार्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2015 में आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हो जाएगी 110, प्लस इसमें ऐड होगा 15%, तो ये हो जाएगा 126.5, तो 126.5। इसी तरीके से हमको 20% का रिटर्न मिलेगा, तो 20% का रिटर्न अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो प्लस 20%, ये, तो ये हो जाएगा हमारा 151.8। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू जो मेरी बनी 3 साल के बाद, वो हो गई 151.8 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब आपने जो पहले साल की इन्वेस्टमेंट थी उसमें आपका 10% का रिटर्न लग करके हो गई 110 रुपए। अब आपका 110 रुपए पे 15% लगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 126 रुपए, फिर 126.5 पे आपका 20% का रिटर्न लगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 151.8 रुपए। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्यूट द एवरेज रिटर्न। वो जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूट द एवरेज रिटर्न या फिर एवरेज इंक्रीज इन द रिटर्न। आपको एवरेज रिटर्न निकालना है, क्योंकि पहले साल में आपको कितना मिला था, 10% का, दूसरे साल में आपको मिला 15%, और तीसरे साल में आपको मिला 20%। तो अगर एवरेज रिटर्न हम यहाँ पर देखें तो एवरेज रिटर्न हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखिए 10% प्लस 15% और प्लस 20%। या फिर इसको निकालने का एक और बेटर तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेजेस लग रही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे इसमें इनिशियल वैल्यूज की 100 ऐड करो, क्योंकि 100 पे 10% हम मान रहे हैं, ठीक है, 100 प्लस 10%, 100 प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपए। इसके बाद 15% का जो लगेगा, क्योंकि 100 हमारी नॉर्मल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 रखी है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलता है आपको, तो इनिशियल वैल्यू 100 रखी है, तो ये रखा हमने 100, प्लस इसमें 15% का ऐड करें, क्योंकि हम लोग एवरेज रिटर्न निकाल रहे हैं, अभी हम लोग इसमें एक्चुअल रिटर्न नहीं निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। इसी तरीके से अगर इसका हम देखें तो 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा कितना, 120। इनको अगर आप टोटल करें तो ये आपको मिलेगा 345। ठीक है, 345 ही मिल गया।
इसके बाद क्योंकि 3 साल का रिटर्न था तो 345 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको याद है मीन हम कैसे निकालते हैं? एवरेज रिटर्न की देखिए बात यहां पर हो रही है, एवरेज आपका तीनों ही होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जब अर्थमेटिक मीन की, तो ये भी हमारा एवरेज होता है। ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो ये भी एवरेज होता है, और हार्मोनिक मीन की बात करें तो ये भी एवरेज होता है। तो बात यहाँ पर यही आती है कि जो एवरेज रिटर्न आपसे निकालने को बोला गया है वो एवरेज रिटर्न आपका अर्थमेटिक मीन से निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन से निकलेगा, या फिर हार्मोनिक मीन से निकलेगा। तो अभी हम लोग बात करें कि अगर हम अर्थमेटिक मीन से एवरेज निकालते हैं तो फिर हमारा एवरेज कितना आएगा। तो हमने क्या किया, 100 + 10, उसके बाद 100 + 15 और 100 + 20, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 345। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया 345। तो यहां पर हमने किया 345 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 3 साल का था तो 3 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 313 और 515, 115। अब 115 में अगर आप देखो तो इनिशियल वैल्यू हमने 100 ऑलरेडी ऐड कर रखी थी, तो इसमें से 100 हम हटा देंगे, क्योंकि 100 क्या थी, 100 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी। 115 का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए डालते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज इंक्रीज उसमें कितना हो रहा है, 115 हो जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा एवरेज रिटर्न कितना हो गया, मेरा एवरेज रिटर्न हो गया 15% का। और ये 15% मेरा क्या है, ये मेरा अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन से हमने करके देख लिया। अब देखिए यहाँ पर, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 15% एवरेज अर्थमेटिक मीन के हिसाब से अगर इंक्रीज होती तो फिर यहाँ पर मुझे क्या वैल्यूज मिलती, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर हमने लिया है 14.93%, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा है ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग दोनों वैल्यू से निकाल करके देखेंगे, एक तो अर्थमेटिक मीन से, दूसरा हम निकाल करके देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन से। अगर आप अर्थमेटिक मीन से करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस तरीके से होगी। पहले साल में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 100 ही रुपए था। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 115, क्योंकि 100 में ऐड होगा 15%। तो 100 में अगर आप 15% ऐड करोगे तो हो जाएगा 115। इसके बाद क्या होगा, 115 पे 115 पे आप लगाओगे 15%, क्योंकि देखिए यहां पर क्या था, यहां पर 10% इंक्रीज था, ठीक है। यहां से यहां जब आप लोग गए, इसके बाद फिर 15% का था, और उसके बाद फिर 20% का था। लेकिन जब हम एवरेज इंक्रीज देख रहे हैं तो यहां पर भी 15%, ठीक है, यहां पर भी 15% का इंक्रीज, और यहां पर भी 15% का इंक्रीज। यही हमारा क्या है, यही हमारा एवरेज रिटर्न है। 115 + 15% अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 132.25। फिर इसमें अगर हम 15% को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 152.09। अब देखें यहाँ पर वैल्यू है 151.8, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 152.09। डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया दोनों में? तो ये डिफरेंस इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमको अर्थमेटिक मीन अप्लाई नहीं करना था, यहाँ पर हमको अप्लाई करना चाहिए था ज्योमेट्रिक मीन को। और ज्योमेट्रिक मीन इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एवरेज रिटर्न की बात करी गई है जो कि कंपाउंड हो रहा है। जैसे अगर आप रिटर्न की बात करते हो तो रिटर्न, इस साल अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी, अगले साल मुझे इस साल का रिटर्न मिलेगा, और जो अगले साल का रिटर्न होगा वो मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और प्लस रिटर्न पे लगेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन मान लीजिए 100 थी, फिर 100 से वो 10% अगर ऐड हुई तो यहाँ पर 110 की पॉपुलेशन हो गई। अब 110% अगर इंक्रीज हो गई है तो इसमें फिर से 10% अगर इंक्रीज होता है या 15% इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज इस पे लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको रिटर्न पे भी रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब जब भी कंपाउंडिंग होती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं अपना ज्योमेट्रिक मीन। चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो, चाहे रिटर्न की ग्रोथ की बात हो, चाहे एवरेज इंक्रीज की बात हो, चाहे एवरेज डिक्रीज की बात हो, हम हमेशा अप्लाई करते हैं क्या, अपना ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा यहाँ पर आया 14.93%। अब ये 14.93% कैसे आया है, अभी इसको हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेंगे तब वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 100 ये 14.93 किस तरीके से आया है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी अगर हम 14.93% अगर एवरेज रिटर्न लेते हैं तो। ये देखें, फर्स्ट ईयर में जैसे यहाँ पर 115 हुआ था, यहाँ पर हमारा अब इंक्रीज कितना होगा हर साल, 14.93% का। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी 14.93 और लास्ट ईयर भी 14.93 का। तो 100 में अगर आप 14.93% ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 114.93। अब इसके बाद 114.93 पे आप फिर से ऐड करोगे कितना, 14.93%, तो ये वैल्यू हो जाएगी 132.09। इसमें फिर आप ऐड करोगे 149, तो ये 14.93%, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 151.8। तो ये देखें, यहां पर भी 151.8 और यहां पर भी 151.8। तो यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल अपना जैसे प्रोसेस होता है उस तरीके से करके देखा था। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया, ज्योमेट्रिक मीन से हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम आ गया।
तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब भी कंपाउंडिंग हो रही होगी, आपको किसी चीज की ग्रोथ रेट निकालनी है, एवरेज उसमें इंक्रीज या फिर एवरेज डिक्रीज की अगर बात हो रही है, तो फिर आपको वहां पर ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर बात आती है हार्मोनिक मीन की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको हार्मोनिक मीन कब अप्लाई करना पड़ता है। अभी यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की ही बात करेंगे। अब देखिए, ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आपसे कहा कि द ज्योमेट्रिक मीन इज अ टाइप ऑफ एवरेज यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रोथ रेट्स, ठीक है, ग्रोथ रेट्स लाइक population growth or interest rates and helps in determining the average rate of increase or decrease। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज आपको बताता है किसी भी आपके इन्वेस्टमेंट हो गई, पॉपुलेशन हो गई, इन सब में आप कोई भी ऐसा केस होगा तो उसमें आपको अप्लाई क्या करना है, आपको अप्लाई करना है ज्योमेट्रिक मीन को। इसके बाद दूसरे पॉइंट में हमको यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। आपके पास में n नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, n का मतलब कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 15 कितना भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास में क्वांटिटीज हैं, जो कि क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्वांटिटीज हैं, ये अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू अगर जीरो होती है, मतलब जो आपके पास में डेटा है, उस डेटा के अंदर में अगर कोई भी वैल्यू जीरो होती है, तो उस डेटा सेट का आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर मान लो आपके पास में 10, 20 और 30, तो अगर आपको बोला जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालिए 10, 20, 30 का, तो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 टू दी पावर, यहां पर n की जगह पे क्या लगेगा, n की जगह पे लगेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब 1 2 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रूट हटा करके इसको कर सकते हैं ब्रैकेट टू दी पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 टू दी पावर 1/3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरी कोई वैल्यू अगर जीरो होती है, तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी मेरा क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, और या फिर आप कह सकते हो कि इनडेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो जीरो हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों ही केस में आपका ज्योमेट्रिक मीन नहीं आप निकाल सकते हो। तो यहां पर इसीलिए इन्होंने बोला कि nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जो क्वांटिटीज, जो वैल्यूज आपको दी गई उनका प्रोडक्ट करते हो, उसके बाद उसका nth रूट निकाल देते हो। कितनी भी वैल्यूज होंगी उसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। इसी जगह पे मान लीजिए अगर चार वैल्यूज होती है, तो हम क्या करते हैं, 2 into 4 into 3 into 5, इस तरीके से अगर वैल्यूज होती, तो यहां पर हम करते हैं 2 into 3 into 4 into 5 टू दी पावर 1/4। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए, यहां पर अगर एग्जाम में आप देखते हो, तो एग्जाम में नॉर्मली आपको इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन दिखता है, लेकिन हम लोग सारे सीरीज डिस्कस करेंगे, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो। यहाँ पर आपको दो मेथड्स दिख रहे होंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 हमारा इसी फॉर्मूले को लेकर के बनाया गया है, जो ये वाला हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला जो हमारा था, इसको लेकर के यहाँ पर बनाया गया है, ये मेथड 1 है। दूसरा मेथड है जहां पर हम लॉग का यूज करते हैं। अब देखें, जो मेथड 1 में आपको बताने जा रहा हूं, एक तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो और आपके पास में वैल्यूज आ जाती हैं इस तरीके से, 2 into 4 into 16 टू दी पावर 1/3, इस तरीके की वैल्यू मान लीजिए आपके पास में है, 2 into 4 into 16, मतलब 2, 4 और 16 की आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। तो आप ये करोगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 64 टू दी पावर 1/3। तो 64 अगर आप देखो तो 64 किसका क्यूब रूट है, 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है हमारे 4 का। तो इसका मतलब आपका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया 4। तो यहां पर आपने डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि आपको पता था कि जो 64 है वो किसका क्यूब होता है, तो यहां पर हमने डायरेक्टली निकाल दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यूज आपको दी जाती हैं उसमें आपको ये नहीं पता होता कि वो किसका क्यूब है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर लिख देता हूं मैं 39873 टू दी पावर 1/5। अब आप मुझे निकाल करके बताओ कि इसमें आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको परफेक्ट क्यूब मिला, ना आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और पावर भी यहाँ पर 1/5 अगर हो गई है, या फिर 1/7 हो गई, कोई भी पावर हो गई, तब फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मेथड 1 होगा, उस मेथड 1 में भी हम लॉग का यूज करेंगे, ठीक है, ये जो मेथड 1 है इसमें भी हम लॉग का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं।
दूसरा तरीका है हमारा लॉग का, जहां पर हम प्योरली और प्योरली सिर्फ लॉग की यूज करते हैं और हर एक वैल्यू का अलग से लॉग निकालते हैं। तो ये जो मेथड होता है मेथड टू, ये आपका तब आप यूज करते हो जब आपकी वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज ये बड़ी होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने मेथड वन में जो वैल्यूज आपकी ली थी वो ली थी 10, 20, 30 इस तरीके से करके। लेकिन अगर यहीं पर वैल्यूज मान लीजिए हो जाती है 993, 992, 137, 198, इस तरीके से करके अगर आपको वैल्यूज दी रहती है, मतलब 3 डिजिट में या फिर 4 डिजिट में इस तरीके से वैल्यूज दी रहती है, तब आप ये वाला जो मेथड है ये अप्लाई मत करना। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आप 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, और फिर जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड वन के अंदर में लॉग का यूज करके, वो मेथड वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कंक्लूड करें इसको, तो यहाँ पर आपको जो जोमेट ये मेथड वन है, ये मेथड वन तब अप्लाई करना है जब आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज छोटी होती हैं या फिर 100 से कम होती है। ठीक है, 99 तक अगर 2 डिजिट तक की है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेथड आप तब यूज करोगे जब आपकी वैल्यूज बड़ी होती हैं, और दूसरा मेथड आप तब यूज करना जब आप डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हो। ये वाला मेथड आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए सही रहता है। आप देखिए फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला क्या था। ठीक है, हमने क्या किया, x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 टू द पावर 1/3 कर दिया। यहीं पर जब हम डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में कुछ नहीं है और डिफरेंट, यहां पर आपको पावर लगा देनी है। जैसे हमारे पास में अगर x1 है तो इसकी पावर फ्रीक्वेंसी वन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए x आपको दिया है यहाँ पर 10, 20 और 30, और फ्रीक्वेंसी दे दी है 2, 1 और 3, इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप करोगे 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 टू द पावर 3, और होल ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा 1/σf। ध्यान रखिएगा 1/σf, सिग्मा एफ मतलब ये 1 2 3 नहीं, 2 + 3 और ये 6, तो यहां पर होगा 1/6, तो 1/6। तो 10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाइड बाई 20 का अपने पावर ली तो 1, तो ये 20 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 30 का अगर लेते हैं हम लोग तो 3 3 9, 9 3 27, तो 2 7, ये हो जाएगा हमारा 2700। ठीक है, 27,000। तो 27,000 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और इसके बाद फिर आपको 1/6 इसकी पावर करनी पड़ेगी। अब देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 27,000, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 20। वैल्यू देखिए कितनी बढ़ जा रही है, 5 4 2 0 0 टू द पावर 1/6। इस केस में हमारा थोड़ा सा दिक्कत हमको हो जाती है अगर हम मेथड वन का एप्लीकेशन करते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा आप मेथड टू को यूज करेगा। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको मेथड टू को अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको लॉग निकालना है, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर आपको पता है कि जब डिस्क्रीट से आप कंटिन्यूस सीरीज की तरफ मूव करते हो तो आपका जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है एम में। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। जैसे मान लो अगर यहाँ पर मुझे क्लास इंटरवल दिया है 0 से लेकर के 10, 10 से 20 और 20 से 30, और यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी 2 1 और 3। कंटिन्यूस सीरीज का कभी भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आप अर्थमेटिक मीन निकालो, चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन करो, चाहे आप हार्मोनिक मीन करो, हमेशा आपको मिड वैल्यू वहां पर निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल का। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिया। तो 0 से 10 का आपका मिड वैल्यू हो जाएगा 5, इसके बाद फिर 15 और इसके बाद फिर 25। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है किसी भी सीरीज का, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाकर के देख लेना। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज के बारे में पता चल जाएगा और किस तरीके से आपको किसी सीरीज को कन्वर्ट करना होता है ये भी आपको वहां पर आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने x को लिया था, ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 2, उसके बाद 30 की पावर 3 और 20 की पावर 1, उसी तरीके से इस बार हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 की पावर कितनी, 25 की पावर 3। और इसके बाद इसका जो होल में पावर रहेगी वो रहेगी 1/2 और प्लस एक 3 और 3 6। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर आप इसको वही कर लेना, 5 5 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 और मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 25 625 और 625 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आपका हो जाएगा 15625। 25 इंटू 25 इंटू 25 15625, ये हो जाएगा 15625। ठीक है, टू द पावर 1/6।
6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 15625 को 15 से, फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करो तो फिर एक बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कंटिन्यूस सीरीज में भी आप मेथड 1 का यूज मत करना, मेथड 2 का ही यूज यहाँ पे करना। और अगर आप अप्लाई करते हो ये वाला तरीका, तो ये वाला तरीका इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो मेथड 1 आपको अप्लाई करना है किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में। तो मेथड 2 आप अप्लाई करोगे किसमें? डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस सीरीज में। फॉर्मूला मैंने फिर भी आपको बता दें कि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला ये वाला होता है, कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला ये वाला होता है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप इसको थोड़ा जूम कर लेना और रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, आपको क्लियरली फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर m3 होगा। ठीक है, m1 टू द पावर f1 मल्टीप्लाइड बाई m2 टू द पावर f2 मल्टीप्लाइड बाई m3 टू द पावर f3 डॉट 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 mn टू द पावर fn। इसके बाद अगर हम बात करें अपने मेथड 2 की, जहां पर हम लॉग का यूज करें, तो वहां पर देखिए क्या है, वहां पर हमने डायरेक्टली लिख दिया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स टू द पावर n। तो ये जो मेथड 2 है, इसमें हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का अलग से लॉग निकालते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का अलग से हम लॉग निकालते हैं और उसके बाद फिर हम उसका सम करके उसको डिवाइड करते हैं n से, और लास्ट में हम निकाल लेते हैं इस पूरी वैल्यू का क्या, एंटी लॉग। इसी तरीके से अगर आप डिस्क्रीट में जाओगे तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑब्जर्वेशन का आप क्या निकालोगे, लॉग निकालोगे। और इसके बाद लॉग की जो वैल्यू आई है उनको आप मल्टीप्लाई करोगे अपनी फ्रीक्वेंसी से और फिर इसका आप सम करोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सिग्मा एफ लॉग एक्स। तो आपने हर एक वैल्यू का लॉग निकाला, उसके बाद इंडिविजुअली आपने हर एक लॉग वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उसे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद लास्ट में आपने उसका सम किया। अभी हम लोग प्रोसेस पूरा देख लेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। और फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको सिग्मा एफ से, और लास्ट में आप इसका निकाल दोगे क्या, एंटी लॉग। अब देखिए लॉग की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है, चाहे हम मेथड 1 में जब अप्लाई करेंगे अभी लॉग को, तो लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पूरा क्लियर, मैंने वहां पर आपको टेक्निक सिखाई है कि किस तरीके से आप लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज करके। मतलब नॉर्मली आप टेबल से देख करके निकालते हो, लेकिन वहां पर बड़ी सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो बिना कोई टेबल का यूज किए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो 12 डिजिट वाला आपका कैलकुलेटर होता है, इसका यूज आपको वहां पर करना है और आपका आंसर आराम से निकल करके आ जाएगा, बहुत एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो वो वीडियो आप जाकर के देख लेना, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब देखिए मेथड 1 में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा कि मेथड 1 आप इंडिविजुअल सीरीज में ही लगा करके देखना। तो यहाँ पर वैल्यूज हमको दी गई 13, 21, 26 और 9। तो जब भी मेथड 1 को आपको अप्लाई करना है, नॉर्मली आपको इंडिविजुअल सीरीज एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले, मेथड 1 आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, देखिए यहां पर हमको वैल्यूज क्या दी गई है, 13, 21, 26 और 9। तो आप यहां लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 13 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टू दी पावर 1/4। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आप यहां पर लिखोगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 13 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 9, 63882। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 63882 टू दी पावर 1/4। अच्छा, ये 63882 टू दी पावर 1/4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कोई भी नंबर की पावर आप किस तरीके से, कोई भी नंबर का रूट आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको 9 8 7 6 4 3 1 इस तरीके से वैल्यू दी गई है, पावर में है 1/7, तो इसकी वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा लिंक, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहो तो आप जाकर के इसको भी देख सकते हो। लेकिन ये चीज अप्लाई मत करना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने 63882 लिखा टू दी पावर 1/4 और इसके बाद डायरेक्टली अगर आपने वैल्यू लिख दिया तो मार्क्स आपके वहां पर कट जाएंगे। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करके तब आप उस वैल्यू को वहां पर डालना। यहां पर आ गए आप इसके बाद रुक जाइए। अब यहां पर आपको लिखना है टेकिंग टेकिंग बोथ साइड्स लॉग। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना मेथड 1 में भी हम लॉग का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा टेकिंग बोथ साइड्स लॉग, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपको लॉग को ले लेना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू लॉग 63882 टू द पावर 1/4। अब जो लॉग वाला वीडियो मैंने आपसे अभी देखने को बोला, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी डिस्कस किया था, जहां पर एक प्रॉपर्टी लॉग m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m।
मतलब log m की पावर अगर n है तो हम इस n को उठा करके इधर भेज देते हैं और यहाँ पर n मल्टीप्लाइड बाई log m हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो 1/4 मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है पावर में, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ। ये मेरा हो जाएगा क्या, log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 1/4 log 63882। अब देखिए log 63882 इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, उस तरीके से जाकर के आप log 63882 की वैल्यू फाइंड करोगे। ये 63882 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 4.80। तो यहां पर आप लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4.80। 6.3 की वैल्यू मेरी आई है 4.80। आप उस टेक्निक से निकाल कर देखना, आपकी भी आ जाएगी। यहां पर मेरा वही रहेगा, log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4.80। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1.2। डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं 1.2। तो ये हो जाएगा 1.2। अब देखें log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1.2। अब log में क्या होता है कि अगर आप log को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो ये log, ये वाला log मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एंटी log में। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि log को हमने उधर भेज दिया। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2। अब आपको क्या करना है, आपको एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग ऑफ 1.2। उस लॉग वाले वीडियो में मैंने आपको एंटी लॉग की टेक्निक भी सिखाई है कि किस तरीके से आप लॉग और साथ में एंटी लॉग इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज करके। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 15.85 समथिंग। मतलब डेसिमल के आप बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज लेते जाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर देते हो तो भी वो इतनी दिक्कत नहीं है। मतलब 8 से लेकर के 9 के बीच में आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 15.85। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम निकालते हैं। पहले आपने लिखा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सारे क्वांटिटीज का आपने प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद आपने टोटल मल्टीप्लाई किया, फिर आपने लिया टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपने लॉग लिया। log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू log 63882 टू दी पावर 1/4। इसके बाद log ज्योमेट्रिक मीन, अब हमने प्रॉपर्टी का यूज किया log की, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू log n log m। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई log 63882। तो हमने क्या किया, log 63882 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करी उस टेक्निक का यूज करके, उस ट्रिक का यूज करके। उसके बाद हमने 4 से उसको डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू हमारी आ गई 1.2। अब क्या था, जो log ज्योमेट्रिक मीन के साथ लगा हुआ है, इस log को हमने भेजा अपने राइट हैंड साइड पे, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एंटी लॉग में। और एंटी लॉग में कन्वर्ट होने के बाद हमने एंटी लॉग 1.2 की वैल्यू जो फाइंड करी, तो वो वैल्यू हमको मिली 15.8। तो आप वाला वीडियो एक बार जाकर के जरूर देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि किस तरीके से आप लॉग की और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मेथड 1। अब इसके बाद देखें, अब देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जब वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर आप लॉग का ये वाले मेथड 1 का यूज मत करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम कैलकुलेटर में वो ट्रिक को अप्लाई करते हैं, तो अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो फिर हमारे लिए उसमें कैलकुलेटर में वो एरर दे देगा। इसीलिए वैल्यू अगर छोटी है तभी आप इस मेथड को अप्लाई करना। इसके बाद आता है हमारा मेथड 2, जिसमें हम लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, लॉग का यूज हमने पिछले इसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पर लॉग का यूज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाती है, तब आपको इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा, मेथड 2 को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हो जाता है 987, ठीक है, उसके बाद 321, उसके बाद 493, इस तरीके से करके अगर आपको वैल्यूज मिलती हैं, तो अब फिर आपको इंडिविजुअल सीरीज में भी ये वाले मेथड 2 को ही अप्लाई करना पड़ेगा। मेथड 1 हमेशा आप तभी अप्लाई करना जब आपकी वैल्यूज छोटी होती हैं तब। ठीक है, तो ये करेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू का, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का यहाँ पर लॉग वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर हमने लॉग का एप्लीकेशन किया था। लेकिन यहाँ पर हम मेथड 2 में क्या करें, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का अलग से लॉग निकालें। यानी कि 987 का लॉग आप यहाँ पर निकालोगे, इसके बाद आप 321 का लॉग निकालोगे, इसके बाद फिर आप 493 का लॉग निकालोगे, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी सिग्मा लॉग एक्स। अब क्या करना है आपको, सिग्मा लॉग एक्स को डिवाइड कर देना किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, उसका आपको क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हो मेथड 2 को इन एन इंडिविजुअल सीरीज। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, ये वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें रिटर्न वाले केस में लिया था। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ रही है, फिर उसके बाद 15% बढ़ रही है, फिर उसके बाद कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है।
तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप 110 लोगे, उसके बाद फिर 115 लोगे, फिर 120 लोगे, इसी तरीके से हमने करके अपनी अर्थमेटिक में निकाली थी। तो वही वैल्यूज मैंने यहाँ पर ली है, 110, 115 और 120। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको मेथड 2 को अपने अप्लाई करेंगे। तो 110 का जब आपने लॉग निकाला तो वो लॉग की वैल्यू आई 2.041। इसी तरीके से आपने 115 का लॉग निकाला, वो हो गया 2.061। और 120 का जब आप लॉग निकालोगे तो वो वैल्यू होगी 2.079। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का सम करना है। तो जब तीनों का हमने सम किया तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिली 6.181। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 6.181 डिवाइडेड बाई 123, तीन वैल्यूज है तो तीन से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 6.181 को अगर हम डिवाइड करें 6.181 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2.0603। ठीक है, आगे कंटिन्यू यहाँ पर चलता जाएगा। एंटी लॉग यहाँ पर आप लिखोगे एंटी लॉग 2.063 और एंटी लॉग ऑफ 2.0603, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी, 14.93। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, 14.90 आपका आ सकता है, 14.85 आ सकता है, लेकिन डेसिमल के जितना आगे तक आप वैल्यू को लोगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर आप मेथड 2 का यूज करते हो तो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दी रहती है क्वेश्चन में और आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको पता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दी है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का आप क्या करोगे, लॉग निकालोगे। इसके बाद आपको इस लॉग की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, अपनी फ्रीक्वेंसी से। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे और आप यहाँ पर इसको लिखोगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, एफ लॉग एक्स। फॉर्मूले में भी हमारा ये है, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। और टोटल जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी सिग्मा एफ लॉग एक्स, जिसको फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, सिग्मा एफ से। क्योंकि डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज में हमारा एन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है सिग्मा एफ के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे सिग्मा एफ से और उसके बाद लास्ट में आपको एंटी लॉग इसका भी निकालना पड़ेगा। इसको भी करके देख लेते हैं, देखें। यहां पर हमको वैल्यूज दी गई हैं क्या, 101, 102 और 103। 102 की जो लॉग वैल्यू थी वो कितनी थी, 2.044। इसके बाद 102 की वैल्यू आ गई 2.099009 और इसके बाद 103 की लॉग वैल्यू हमने निकाली, ये हो गई। अब आपने जब इंडिविजुअल हर एक ऑब्जर्वेशन की लॉग निकाल लिया, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको फ्रीक्वेंसी से। तो 2.004 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 4.008। इसी तरीके से 2.009 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.009। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये भी हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद वही सेम प्रोसेस करना है, हमको इसका टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल हमको वैल्यू मिलेगी सिग्मा एफ लॉग एक्स और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, सिग्मा एफ से। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आप लेकर के चलोगे, एंटी लॉग इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई 10.043 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका है 2, 3 और 4, 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। इसको आप डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके फिर जो वैल्यू आएगी उसका आप एंटी लॉग जब निकालोगे तो वो वैल्यू आपकी होगी 101.99। तो इसका मतलब आपका ज्योमेट्रिक मीन जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 101.99। इसी तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा। क्लास इंटरवल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिड वैल्यू में। मिड वैल्यू में जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, अपनी ऑब्जर्वेशन जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में एक्स देखा था उसी के इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है। अब आपको सेम वही प्रोसेस करना है, जो भी जैसे मान लो 0 से लेकर के 10 है, 10 से लेकर के 20 है, तो इसका आप मिड वैल्यू फाइंड करो। मिड वैल्यू जो आपने फाइंड कर लिया तो इस मिड वैल्यू की आपको लॉग निकालनी पड़ेगी। लॉग एक्स आप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का करोगे, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको फ्रीक्वेंसी से और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिग्मा एफ, ये एफ लॉग एक्स। और जब टोटल आप करोगे तो ये हो जाएगी सिग्मा एफ लॉग एक्स। और उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लास इंटरवल आपको दिए गए 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, फिर 20 से लेकर के 30। और फ्रीक्वेंसी हमको दी गई 4, 2 और 3। ठीक है, टोटल हमने किया तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया यहाँ पर 9। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो क्लास इंटरवल था उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, मिड वैल्यू में। अब मिड वैल्यू में जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो मिड वैल्यू का फिर हम यहाँ पर लॉग निकालेंगे, क्योंकि हमारा एम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, एक्स के। 15 का फिर इसके बाद हम यहाँ पर लॉग निकालेंगे। इसके बाद फिर हम 25 का यहाँ पर लॉग निकालेंगे। और ये लॉग निकालने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारी फ्रीक्वेंसी से। ये देखें,
5 का जब आपने लॉग निकाला तो ये हो गया 0.6990। उसके बाद इसी तरीके से 15 का आपने निकाला, इसी तरीके से आपने 25 का निकाला। इसके बाद आपने क्या किया, इसको लॉग एक्स को मल्टीप्लाई किया आपने किससे, अपने फ्रीक्वेंसी से। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया अपनी फ्रीक्वेंसी से, और इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से, और जो टोटल आपका आया वो टोटल आपका वही जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था, सिग्मा एफ लॉग एक्स। तो यही आप सेम यहां पर भी करोगे, यहां पर आप लिखोगे एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 9.3419 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 9। और इसको आप टोटल करोगे डिवाइड करके, इसके बाद एंटी लॉग की इसकी वैल्यू निकाल देना, तो आंसर आपका आ जाएगा 10.9141। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि मेथड 1 किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन से केस में अप्लाई करना है, साथ में मेथड 2 किस केस में अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी मेथड को अप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे बोल रही है, इन अ गिवन सीरीज इफ ईच आइटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज द प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स रिमेन्स सेम। देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में एक सीरीज है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2, 4 और 16। इन्होंने बोला कि अगर आपके पास में एक सीरीज है, इस सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक ऑब्जर्वेशन का मतलब है 2, 4 और 16, इनको अगर आप रिप्लेस कर देते हो इनके ज्योमेट्रिक मीन से, इनके प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्टीमेटली सेम होगा। देखिए कैसे, अगर हम 2, 4 और 16 का 2 इंटू 4 इंटू 16, अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाले तो ये हमारा क्या निकलेगा, सॉरी 8 होगा, ये 8 ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका आंसर यहाँ पर बराबर आ जाएगा। इसको 8 कर लीजिएगा, इसलिए कर रहा हूं ना ताकि वो क्यूब रूट हमारा बराबर से निकला है। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8, और ये हो जाएगा पावर में 1/3। तो 2 इंटू 4 होगा 8, 8 8 64, ये हो गया 64, और 64 की पावर 1/3, तो इसको हमने निकाला तो ये हमारा निकल गया 4। अब देखिए, इन्होंने बोला कि 2, 4 और 8, इनकी जगह पे आप अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन रिप्लेस कर देते हो, यानी कि 4, 4 और 4, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। तो इसका प्रोडक्ट अगर आप देखो तो भी 64, और इनका अगर आप प्रोडक्ट देखो तो ये भी क्या होगा, ये भी 64 होगा। तो उन्होंने यही बोला कि अगर आप हर एक आइटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हो उसके ज्योमेट्रिक मीन से, तो जो प्रोडक्ट है वो आपका सेम ही रहेगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमसे बोली, इफ इन अ गिवन सीरीज ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द सेम ऑब्जर्वेशन। देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में एक सीरीज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में सीरीज है 4, 4 और 4 और 4 और 4, ये आपके पास में सीरीज है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो ये ज्योमेट्रिक मीन सेम होगा आपके ऑब्जर्वेशन से। तो आप सीधी सी बात है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर आप करते हो डिवाइडेड बाई ये, मतलब पावर में अगर आप 1/5 लगा देते हो, तो ज्योमेट्रिक मीन जो आपका आएगा वो क्या होगा, वो आपका 4 ही होगा। तो इसका मतलब अगर आपके सीरीज के अंदर में हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन आपका इक्वल होगा किसके, आपके ऑब्जर्वेशंस के ही। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में हमसे बोला जा रहा है, इफ वी हैव अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी द ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर विच हैव द सेम एरिया एज आर रेक्टेंगल। देखिए क्या है, इन्होंने बोला कि अगर आपके पास में एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए z, ठीक है, इसका एरिया जो है वो z हमने ले लिया, इसकी साइड है यहाँ पर a और b। अब इसी z एरिया से, अगर इसी z एरिया से आप एक स्क्वायर बनाते हो, मतलब ये जो रेक्टेंगल और ये जो स्क्वायर है हमारे, इनका एरिया जो है वो सेम है, तो अगर आप इसी से एरिया, वो जो स्क्वायर बनाते हो उस स्क्वायर का जो साइड होगी, जो स्क्वायर स्क्वायर की साइड होगी वो होगी अंडर रूट ए बी, जो कि हमारी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब अगर आपको एक रेक्टेंगल दे दिया जाता है विद साइड्स ए एंड बी, और इसी रेक्टेंगल के सेम एरिया का हम लोग अगर एक स्क्वायर बनाते हैं, तो उस एरिया का जो, उस स्क्वायर का जो साइड होगा वो इक्वल होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। और ज्योमेट्रिक मीन यहां पर आप निकालोगे अंडर रूट ए बी करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे बोली, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज जी, देन टू रेशियोज ए इज टू जी एंड जी इज टू बी आर इक्वल। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि आपके पास में दो नंबर हैं ए एंड बी, और इनका जब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, इनका जब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो वो ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लीजिए जी आता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका जो रेशियो होगा ए बाई जी इज इक्वल टू जी बाई
बी, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इस तरीके का आपका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको भी। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ले लेते हैं, चलिए यहां पर वैल्यूज ले लेते हैं 4 और 16। ठीक है, 4 और 16। तो 4 और 16 का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन देखो तो 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन होगा 4 × 16 टू द पावर 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 × 4 64। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जी जो है, जी इक्वल हो गया 8 और ए हो गया हमारा 4 और बी हो गया 16। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 16 और जी आपका कितना हो गया, जी आपका हो गया 8। अब देखें ए बाई जी, अगर हम ए बाई जी करते हैं तो वो कितना होगा 4/8। और यहीं पर अगर हम जी बाई बी करते हैं तो वो कितना होगा, वो 8/16। ठीक है, बी की वैल्यू 16 थी तो ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये होगा 1/2 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी होगा 1/2, यानी कि ये भी और ये मतलब ए बाई जी और जी बाई बी, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद चलते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। ये बोल रहे हैं एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन द ज्योमेट्रिक मीन इज लेस अफेक्टेड बाई लार्ज नंबर्स। देखिए अर्थमेटिक मीन अगर आप निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन में हम सिंपली क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसमें अगर कोई भी वैल्यू हमारी लार्ज है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10, 20 और 900, इसका अगर आप एवरेज निकालते हो, अर्थमेटिक मीन निकालते हो, तो ये 900 की वजह से आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, काफी ज्यादा अफेक्टेड होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन में हमारा लार्ज नंबर का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता है। और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम सारी डिजिट्स को, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उनका रूट निकाल देते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर का रूट निकाल दे रहे हो तो वो वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो वो वैल्यू छोटी हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस इफेक्ट होता है आपके लार्ज नंबर से। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और नेगेटिव। क्योंकि आप अगर रूट निकालो तो रूट के अंदर में ना तो जीरो आ सकता है ना ही नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है कि जीरो या नेगेटिव अगर कोई वैल्यू है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, जिसमें बोले इफ G1 एंड G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स with n1 and n2 observations respectively, then the combined geometric mean of n1 plus n2, n1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सीरीज 1 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सीरीज 2 हमारा n2 होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा G इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन n1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग G1, n2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग G2 और n1 प्लस n2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये होगा हमारा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपसे मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड डिस्कस कर लिए। लॉग की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको निकालना है। वीडियो वाला एक बार जरूर आप जाकर के देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है। यहाँ पर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।